के निगमन वाले इस वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। पिछले वीडियो में हमने गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन से संबंधित निगमनों को समझा था। अगर उनको हमने अच्छे से समझा है तो यहाँ वाले निगमन को समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर एक बार आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देखकर अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ के वीडियो समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ आज हम पहले टॉपिक पर बात करते हैं, अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ हम सबसे पहले एक ऐसे पृष्ठ के लिए प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे जो पृष्ठ कैसा है, अवतल पृष्ठ है। तो यहाँ पर जो थ्योरिकल पोर्शन है बताया था आपको, हम ओरली बताएंगे और केवल रिटन पोर्शन जो प्रूफ वाला पोर्शन है वो यहाँ पर लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले थ्योरिकल पोर्शन की बात करते हैं, आखिर क्या क्या हमारे फिगर में है, क्या चीज़ हमको दी हुई है। तो ये कोई माध्यम है, ये सघन माध्यम है कांच का जैसे, और ये वायु का विरल माध्यम है, वायु का विरल माध्यम है। इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और जबकि ये कांच वाले सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। यहाँ कोई वस्तु O रखी थी जिसकी इस पृष्ठ के ध्रुव से दूरी, जो प्रकाशिक केंद्र है, इससे दूरी कितनी थी, u थी। वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण आती है और अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर टकराती है और A पर टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अगर ये अवतल पृष्ठ ना होता तो O से चलने वाली किरण इस डैश वाली लाइन वाले मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधे निकलती चली जाती। अब होता क्या है, चूंकि वायु विरल माध्यम था और कांच जैसा ये सघन माध्यम था, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर किरण जाती है तो वो करती क्या है, अभिलंब की ओर खिसकती है। तो यह क्या होती है, इस मार्ग पर जानी चाहिए थी, जबकि ये अभिलंब की ओर आर कोण बनाते हुए निकल जाती है। तो अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो यह हमको बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती है और यहीं पर इस वस्तु O का प्रतिबिंब I बनता है। इतना समझे। O से किरण चली, अगर विचलित ना होती तो इस मार्ग पर जाती, डैश वाले मार्ग पर, परंतु विचलित होने के कारण AB मार्ग पर चली गई। AB मार्ग को पीछे बढ़ाया तो यह बिंदु I पर मिल रहा था और O का प्रतिबिंब कहाँ बना, I पर। वस्तु की दूरी कितनी थी, U, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी, V। अब जहाँ पर अपवर्तन या परावर्तन होता था वहाँ हम अभिलंब खींचते थे, तो हमने इस पृष्ठ पर अभिलंब खींचा एक CAN। ये CAN क्या है, अभिलंब है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभिलंब के बिना अपवर्तन और परावर्तन का कोई भी पार्ट हम हल नहीं कर सकते। तो हमने एक CAN अभिलंब खींच दिया। तो अपवर्तित किरण ने जो कोण बनाया अभिलंब के साथ में, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और इसके साथ में AB किरण ने जो कोण बनाया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। ये वाला R कोण है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, R, क्योंकि कैसे हैं, शीर्षाभिमुख बताया था। दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटेंगी तो कैसा कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। इस चीज को हम समझ गए। दूसरी चीज, ये आपतित किरण थी, आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोण I, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो ये अपवर्तन कोण I हो गया हमारा, ये ये आपतन कोण I हो गया, ये अपवर्तन कोण R हो गया। शीर्षाभिमुख होने के कारण इस कोण को भी हम लोग क्या कहेंगे, R कहेंगे। अब एक दूसरी सी चीज मान लिया वस्तु की जो किरण थी वो अल्फा कोण बना रही थी, प्रतिबिंब की किरण मुख्य अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रही थी, बीटा, और तीसरी जो किरण थी अभिलंब वाली वो कितना कोण बना रही थी, गामा। इस चीज को समझ लिया। अब बात करते हैं, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर लंब डाला और इस लंब की लंबाई हमने कितनी मान ली, स्मॉल h। जो बिंदु A था जहां पर किरण आपतित हुई थी, इस आपतन बिंदु से हमने मुख्य अक्ष पर अभिलंब डाला, इस अभिलंब की लंबाई हमने मान ली स्मॉल h। पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। चित्र को अगर अच्छे से समझ लिया है तो अब हमको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। त्रिभुज को हमने पढ़ा होगा, तो त्रिभुज में एक बहिष कोण वाला प्रमेय आती थी, बहिष कोण प्रमेय। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दे तो ये बाहर की ओर बनने वाला जो कोण है, ये बहिष कोण, इसको हम लोग ई नाम दे दें।
बहिष्कोण जो ई है वो अंतः सम्मुख दो कोणों के योग, अंतः दो कोणों, इससे लगे वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना कोण बहिष्कोण कहलाता है। इसका मान अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हम इस बहिष्कोण प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज OCA में, त्रिभुज OCA में बहिष्कोण प्रमेय से अगर OCA का बहिष्कोण प्रमेय देखें तो बहिष्कोण कितना है? गामा। ध्यान देंगे, इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये कौन सा कोण बना? गामा। और गामा का मान क्या होगा? शेष दो कोण, एक कोण ये है और दूसरा कोण कौन सा है? ये है। इन दोनों कोणों के योग के बराबर, क्योंकि पूरा त्रिभुज कौन सा है? OCA। ये ध्यान देंगे, ये त्रिभुज है तो गामा वाला मान जो है किसके बराबर होगा? I और अल्फा के योग के बराबर होगा। तो गामा इक्वल्स टू I प्लस अल्फा। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लेंगे तो दूसरे त्रिभुज का मान कितना है? बीटा। बीटा का मान निकालेंगे तो दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा बनेगा? OIA। त्रिभुज OIA से वही चीज बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे तो बहिष्कोण प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा? बीटा किसके बराबर हो जाएगा? अब ये बीटा है तो इसके लिए कौन कौन से एंगल होंगे? तो एक अल्फा होगा और एक ये कोण, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज लेंगे हम ICA। कौन सा त्रिभुज लेंगे? ICA, ये वाला ICA। यहाँ पर भी बहिष्कोण कितना होगा हमारा? गामा। बहिष्कोण यही गामा होगा, मगर अब दो कोण कौन से बनेंगे? बीटा प्लस आर। गामा बराबर बीटा प्लस आर। इस वाले त्रिभुज से हमने I का मान निकाल लिया। I बराबर क्या हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा। पक्षांतर कर देंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा? स्मॉल r बराबर गामा माइनस बीटा। इतना समझ है? तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से स्नेल का नियम लगा देंगे तो क्या होता है? साइन I बटा साइन R बराबर N2/N1, ये होता है। छोटे कोणों के लिए हमने पढ़ा है, छोटे कोणों के लिए साइन थीटा का मान उसके कोण के ही बराबर हो जाता है। जैसे साइन 0 का मान क्या हो जाता है? 0। और छोटे कोणों के लिए टेन थीटा का मान भी किसके बराबर हो जाता है? उसके कोण के ही बराबर। टेन थीटा बराबर थीटा, टेन 0 बराबर 0। अगर कोण बहुत छोटे हैं तो साइन थीटा और टेन थीटा इन दोनों का मान उनके कोणों के ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही होगा, साइन I के बराबर I रख देंगे और साइन R के बराबर R रख देंगे। मान डाल देंगे N2/N1, इनकी क्रॉस गुणा कर लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? N1I, N1 की गुणा I से हो जाएगी, बराबर क्या आएगा? N2R, N2 की गुणा R से हो जाएगी। दोनों बराबर आ गए। I व R के मान डाल देंगे तो I व R के मान डालेंगे तो क्या आएगा? N1, I का मान क्या था? गामा माइनस अल्फा, और दूसरा क्या था? R, N2 गामा माइनस बीटा। इतना समझ में आ गया? अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। गामा वाले कोणों को एक पास, अल्फा बीटा वाले कोणों को एक पास कर लेंगे, तब क्या आ जाएगा? N1 गामा माइनस N2 गामा। N2 को इस साइड में लिया है, N1 अल्फा को उधर ले जाएंगे तब क्या जाएगा? N1 अल्फा, माइनस का था उधर पहुँच का प्लस का हो गया, माइनस N2 बीटा। गामा दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? N1 माइनस N2 बराबर N1 अल्फा माइनस N2 बीटा। इतना पोर्शन अगर आपने समझ लिया है तो लगभग मान लीजिए आपका आधा प्रूफ हो गया है।
अब हमारे लिए नई चैलेंजिंग चीज़ क्या है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये माने हुए पोर्शन है और इनको हमको यहाँ से टर्मिनेट करना है, गायब कर देना है, कैसे भी हटाना है और उन पदों में लाना है जो वैल्यू हमको दी गई हैं पहले से। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा का मान निकालेंगे। तो tan अल्फ़ा बराबर, इन त्रिभुजों में देखेंगे, त्रिभुजों से डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आप त्रिभुजों के नाम देखते रहना, tan अल्फ़ा, tan बीटा और tan गामा। बता रहे हैं छोटे कोण हैं तो इनका मान किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के बराबर, tan बीटा का मान बीटा के बराबर और tan गामा का मान गामा के बराबर, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का मान निकालना है। और अल्फ़ा बीटा के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, सीधे सीधे, क्योंकि हमको यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू दी है, लंब दिया है और आधार दिया है। लंब आधार दिया है इसीलिए हम केवल पर tan वाले फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर देखना है tan अल्फ़ा, अल्फ़ा कौन से त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में, OMA में है, तो यहाँ से हम OMA से अगर tan अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार OM मतलब U और लंब कितना हो जाएगा, H। तो ये क्या आ जाएगा, H/U, क्योंकि बाईं ओर है तो माइनस का U रखेंगे, इसको समझा हमने। उसके बाद में tan बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा के लिए आधार कितना है, V और लंब कितना है, H, तो H/-V। तीसरी चीज गामा के लिए निकालेंगे तो गामा के लिए आधार कितना है, R और लंब कितना है, H, तो ये क्या जाएगा, H/-R। तीनों मान निकाल लिए, अल्फा, बीटा और गामा का। ये ध्यान रखेंगे कहाँ से आया, क्योंकि tan छोटे कोणों के लिए अपने कोण के बराबर होता है। यह मान यहाँ रख देंगे, इन मानों को निकाल लिया है और इसको अब यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अल्फा की जगह मान रखेंगे तो कितना आएगा, गामा की जगह H/-R N1 - N2 बराबर N1 ऐसे ही रहेगा। अल्फा का मान क्या है, H/-V और उसके बाद में U, H/-U और बीटा का मान रखेंगे तो क्या जाएगा, N2 × H/-V। इतना समझ में आ गया। देखिए N1 - N2 R बराबर, या चाहे तो माइनस की अगर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस की N1 N2 में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा, N2 और ये कितना हो जाएगा, N1, मतलब निशान बदल जाएंगे। N2 माइनस का था तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस वाला पहले लिख देंगे, और N1 प्लस का था तो माइनस अंदर गुणा होगी तो N1 माइनस का हो जाएगा। ध्यान रहेगा यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, N2/V, माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला पहले लिख लिया, और माइनस N1/U। इस चीज़ को समझा, दोनों के पास H थे, H हमने कॉमन ले लिया। जब H कॉमन ले लिया तो यहाँ भी H है मल्टीप्लाई में और यहाँ भी H है, दोनों H कैंसिल हो गए। अब हमारा क्या आया, N2 - N1/R इक्वल्स टू N2/V - N1/R। यहाँ पर जो ये फार्मूला आया है, ये डेरिवेशन कब आया है, जब हमारे माध्यम के अपवर्तनांक N1 N2 अलग अलग दिए हों। परंतु अगर हमारा माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक दे दिया जाए तब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए क्या करेंगे, पूरे, ये भी फार्मूला है हमारा पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, पूरे समीकरण में N1 से भाग करने पर क्या कर देंगे, N1 से भाग, तो क्या हो जाएगा, इसमें N2/N1, यहाँ N1/N1 बटे में क्या रहेगा, R, यहाँ पर N2/N1 अपान में V माइनस, यहाँ पर U होगा, गलत लिख गया था, N1/N1 अपान U। तो N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर N2/N1 को डायरेक्टली स्मॉल n लिख देंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक।
तो क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 की जगह n लिख दिया, यहाँ n1 n1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 और अपॉन में r बराबर n2 अपॉन n1 की जगह क्या लिख दिया n अपॉन v माइनस n1 n1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन u। तो ये हमारा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हो गया। अगर हमको वक्रता त्रिज्या वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी और के बीच संबंध कहा जाए तब भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारा क्या था, अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रूफ हमने पहली बार किया है तो थोड़ा सा टिपिकल होगा, आप इसको एक बार रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। चित्र को समझना और इस मेथड को समझना आपके लिए आवश्यक है। थ्योरिकल पोर्शन हमने प्रूफ बड़ा होने की वजह से थोड़ा कम ही लिखा है, ठीक है। अब अगले प्रूफ को हम समझेंगे उत्तल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन। अब हम बात करेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र की। यह प्रूफ भी बिल्कुल वैसा है जैसा भी हमने किया था, केवल थोड़ा सा ये जो फिगर है वो चेंज हो गया है। पहले हम अवतल पृष्ठ के लिए निकाल रहे थे और अब उत्तल पृष्ठ के लिए निकालेंगे। अल्फ़ा बीटा और गामा के मान निकालने के बाद जो बाकी प्रूफ है लगभग इसी के जैसा है जैसा पहले हमने किया था। तो अगर आपने पहले वाले को अच्छे से समझा है तो ये समझने में आसानी हो जाएगी, और अगर पहले वाले में कुछ डाउट रह गया था तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं, ये कोई पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है, एक सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है, जबकि जो इसके बाहर का माध्यम है ये विरल माध्यम है और इसका अपवर्तनांक क्या है n1। वस्तु O रखी थी और इससे चलने वाली प्रकाश की किरण इस पृष्ठ के बिंदु A से टकराती हैं। अगर ये पृष्ठ ना होता, दूसरा वाला माध्यम ना होता, तो यह किरण इस डैश वाली लाइन वाले मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधे निकलती चली जाती। चूंकि ये सघन माध्यम आ गया है, अतः होता क्या है, जो हमारा CAN ये क्या है, अभिलंब, ये अभिलंब है। तो अभी बताया था कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये किरण क्या करती है, अभिलंब की ओर झुकती हुई आगे की तरफ निकल जाती है AB रास्ते पर। अब ध्यान देना है, अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है इसको क्या कहेंगे, R। इस किरण को पीछे बढ़ाने पर हम देखते हैं यह किरण मुख्य अक्ष को किस बिंदु पर मिलती है, I बिंदु पर, और यहीं पर पृष्ठ से V दूरी पर वस्तु O का प्रतिबिंब कितना बनता है, I बनता है, और वस्तु की दूरी कितनी थी, U। वक्रता त्रिज्या कितनी थी, R। ध्यान रखेंगे, वस्तु O से प्रकाश की किरण चली, बिंदु A पर अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के बाद AB रास्ते पर निकल गई अभिलंब की ओर झुकते हुए। अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर यह हमको मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती प्रतीत होती है और यहीं पर वस्तु O का प्रतिबिंब I बनता है। ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, अभिलंब है हमारा। ये कौन सी किरण थी, ये वाली किरण, ये हमारी आपतित किरण थी। आपतित किरण जो कोण बनाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण I कहेंगे। ये वाली किरण कौन सी थी, अपवर्तित किरण थी। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, R कोण बोलेंगे। फिर वही बात है, वहिस कोण की प्रमेय लगानी है, तो पहले वहिस कोण प्रमेय किसमें लगाएंगे, OCA त्रिभुज में। त्रिभुज OCA में वहिस कोण प्रमेय से वहिस कोण प्रमेय लगा देंगे तो ये भुजा बढ़ाई जा रही है, देखेंगे CA भुजा को आगे कहाँ तक बढ़ाया गया, N तक। तो कौन सा बाहर वाला कोण बना, I, और I वाले कोण का मान क्या होगा, इन दो कोणों के योग के बराबर। मतलब I किसके बराबर होगा, I बराबर अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अब दूसरा वहिस कोण लगाएंगे तो दूसरा वहिस कोण कौन सा होगा, ICA त्रिभुज में, त्रिभुज ICA से इसमें वहिस कोण लगा देंगे। वहिस कोण लगाने के लिए क्या होगा, इसका वहिस कोण क्या है, R, और इस R का मान क्या होगा, इन दो कोणों के बीटा और गामा के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल r इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। पहले भी ऐसे ही हमने I और R के मान निकाले थे, यहाँ पर भी हमने I और R के मान निकाल लिए हैं। अब स्नेल के नियम से स्नेल का नियम लगा देंगे, साइन I बटा साइन R
बराबर N2 अपॉन N1। ये चीज़ हमने पहले भी की थी, बताया ना, प्रूफ पहले ही जैसा है, थोड़ी सी चेंजिंग है वो फिगर से वैल्यू निकालने की। ये चित्र दिया है, चित्र थोड़ा सा चेंज है और इससे वैल्यू निकालने का थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया है। तो क्या था, छोटे कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए बताया था आपको साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, अपने कोण थीटा के बराबर, और टेन थीटा भी किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई अपॉन आर इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। कोई समस्या, N1 की मल्टीप्लाई कर देंगे और N2 की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, N1I इक्वल्स टू N2 R। आई और आर की वैल्यू डाल देंगे, तो N1 अल्फा प्लस बीटा, और यहां से क्या आ जाएगा, बराबर अल्फा प्लस गामा, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ लिख गया है, अल्फा प्लस गामा, अल्फा और प्लस ये गामा, बीटा लिख गया था, इसको सही कर लेंगे, अल्फा प्लस गामा। उसके बाद में N2 की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, N2, R की वैल्यू डालेंगे तो क्या है, बीटा प्लस गामा। आई की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू क्या थी, बीटा प्लस गामा। दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी है। पहले ही की तरह हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, तो क्या आ जाएगा, N1 अल्फा माइनस N1 गामा बराबर N2 बीटा माइनस प्लस N2 गामा। फिर वही चीज, गामा वाले कोणों को एक पास कर लेना है, जबकि बीटा वाले कोणों को एक पास। तो N1 गामा यहाँ भेज देंगे और N2 बीटा इस साइड में, तो क्या आ जाएगा, N1 अल्फा माइनस, ये प्लस का था इधर आएगा, तो क्या N2 बीटा बराबर N1 गामा उस साइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, N1 गामा माइनस N2 गामा। ध्यान रहेगा। तो N1 अल्फा माइनस N2 बीटा बराबर गामा का कॉमन ले लेंगे, एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, N2 गामा प्लस का होगा और N1 गामा माइनस का। N1 को इधर ला रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा, गामा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, N2 माइनस N1। इतना क्लियर हो गया। फिर पहले की तरह, चूंकि tan अल्फा बराबर किसके होगा, अल्फा के, tan बीटा बराबर क्या होगा, बीटा के, और tan गामा बराबर किसके होगा, गामा के। इन तीनों के मान निकालने हैं, यहाँ से अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने हैं और यहाँ पर डालने हैं। तो tan अल्फा के लिए देखेंगे, यहाँ अल्फा लगाया, tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, h, आधार कितना है, u, तो क्या हो जाएगा, h अपॉन माइनस का u। माइनस का इसलिए होगा क्योंकि u कहाँ है, बाईं ओर है। बीटे की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h अपॉन v, h अपॉन माइनस का v। और गामा की वैल्यू निकालेंगे तो गामा दाईं ओर है, तो h अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, r, h अपॉन r। r ये प्लस का रहेगा क्योंकि ये दाईं ओर है। अब हम बात करते हैं वैल्यू पुट करने की, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, N1 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन माइनस का u माइनस N2, बीटा की वैल्यू डालेंगे तो h अपॉन माइनस का v, और बराबर N2 माइनस N1, गामा की वैल्यू डालेंगे तो h अपॉन r। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h कॉमन ले लेंगे सबसे, तो क्या बचेगा, N2 अपॉन v, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला हम पहले लिख लेंगे। आगे ये क्या होगा, माइनस का N1 अपॉन u, क्लियर, बराबर N2 माइनस N1 अपॉन r, और h दोनों तरफ कॉमन था, कैंसिल हो गया, बिल्कुल पहले जैसा प्रूफ ही आ रहा है हमारा। फिर वही चीज़, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, N2 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन r। ये हमारा उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आया है, जो पहले वाले अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के ही जैसा लगभग है। अगर हम इसको n के पदों में निकालना चाहें तो क्या करेंगे, N1 से भाग देने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, N1 से भाग देंगे, पहले भी दिया था
N2 अपान N1 अपान V हो जाएगा, माइनस N1 बटा N1 बटा U हो जाएगा, बराबर N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1 अपान R हो जाएगा। यही तो पहले किया था हमने। तो N2 अपान N1 को हम लोग क्या लिख देंगे, N अपान V माइनस N1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा 1 अपान U बराबर N2 अपान N1 को N लिख देंगे, N1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपान R। ध्यान रखेंगे कि ये क्या था, हमारा उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र था जिसको हम निगमन कर चुके हैं। यहाँ भी हमने ये देखा कि मेथड जो है वो पहले जैसा ही लगा है। अगर आपने पहले प्रूफ को आसानी से समझा था तो दूसरा समझने में बहुत आसानी हो गई होगी। अगर पहले में कोई डाउट रह भी गया होगा तो मेथड के थ्रू यहाँ पर दोनों चीज़ हमने लगभग सेम की हैं तो यहाँ पर क्लियर भी हो गया होगा। तो यहाँ हमने अवतल और उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र को समझा है। अगले वीडियो में हम लेंस से संबंधित सभी प्रकार के निगमन को समझेंगे। धन्यवाद।